आपने कांग्रेस में रह करके बीजेपी के खिलाफ कई सारे बयानबाजी करी, कई सारी बातें बोली और अब आप उन्हीं के साथ एक मंच साझा करने वाले हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने की वजह ये रही कि जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो अध्यक्ष के रूप में डिजर्व भी नहीं करते हैं। वो इस लायक ही नहीं कि अध्यक्ष का पदभार संभाल सकें। कि आपने जीवन के 3 दशक यानी पूरे 30 साल कांग्रेस में, अब अचानक से आप बीजेपी में आ गए। संगठन सृजन करो, पद बेचो, पैसा ला के दो, कांग्रेस का बंटे डालो। क्या होता है जब बहस होती है तो ऑथेंटिक बातों पे बहस होती है। मैं मूर्खों जैसी बहस कभी नहीं करता। कहा जाता है राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्ती होती है, ना कोई स्थायी दुश्मनी। यहाँ स्थितियां समय और परिस्थितियों के अनुसार ही बदल जाती है। इंदौर की राजनीति में भी ऐसा ही एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब इंदौर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव जी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उनका 30 साल का कांग्रेस का सफर समाप्त होकर बीजेपी की नई पारी की शुरुआत हुई है। कांग्रेस में रहकर अनेकों आंदोलन किए, कई बार लाठीचार्ज हुआ, कई बार अनेक परिस्थितियों का सामना भी किया, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ा। पर अचानक से ऐसी क्या स्थिति बनी जब राकेश सिंह यादव ने 30 साल के सफर को खत्म कर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया? नमस्कार, इंदौरी इंटरव्यू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आज इसी जानकारी से हम पूरी जानकारी निकालने वाले हैं, जहां राकेश सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि उनके हृदय परिवर्तन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से जो हमेशा से बीजेपी का विरोध करते आ रहे थे, आज अचानक 30 साल बाद कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के साथ मिलकर किस तरीके से काम करेंगे। आइए उनसे ही जानते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौरी इंटरव्यू में। राकेश जी, आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत किस तरह से हुई, किस तरह से आपने राजनीति की शुरुआत की, आपके मन में कब आया कि मुझे राजनीति करना चाहिए, इस क्षेत्र में जाना चाहिए? देखिए, एजुकेशन के बाद जब मैं फील्ड में काम करने आया तो NSAI संगठन से मैं जुड़ा रहा। उसके बाद यूथ कांग्रेस में मैं 3 बार उपाध्यक्ष रहा प्रदेश में। फिर लगातार विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 बार मैं सचिव, 2 बार महासचिव रहा और तमाम जगह के प्रभारी अन्य कार्य करते हुए राजनीति में सक्रियता बनी रही। 2018 में जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बन के आए, उस समय उनके साथ मिलकर काम किया। उसके पहले अन्य नेता जो अध्यक्ष बने उनके साथ भी मैंने काम किया। दिग्विजय सिंह सरकार में भी मैंने काम किया। तो बहुत कम उम्र से राजनीति में सक्रिय होने की वजह से मुझे ज़्यादा एक समय मिला सभी नेताओं के साथ काम करने का। लेकिन एक आश्चर्यजनक चीज़ मैं बताऊं कि मेरे परिवार में जो मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे दादा थे, वो शुरू से संघ से जुड़े रहे। वो RSS को मानते थे, उस विचारधारा के थे। विश्व हिंदू परिषद या उस समय जो भी जनसंघ की संस्था थी उस समय, तो उसके साथ ज्वाइंट होके वो काम करते थे। हम लोग बहुत छोटे थे, मेरी उम्र आप मानिए कि 5 से 7 साल रही होगी। लेकिन धीरे धीरे जब स्टूडेंट लाइफ में आए, उस समय कांग्रेस का शासन था और जो विचारधारा थी, अब विचारधारा का जो एक मतलब होता है, देश में एक ही विचारधारा होती है, देशभक्ति की। पॉलिटिकल काम अलग अलग विचारधारा से हम कर सकते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो। तो वहाँ से हृदय परिवर्तन की बात इसलिए नहीं आती है कि हृदय तो देश के साथ जुड़ा है, देशभक्ति के साथ जुड़ा है। जो भी दल आज काम करता है वो देश के लिए काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है। विचारधारा उसकी सही गलत ये तय करना हर व्यक्ति का काम है कि उसको किस कार्य क्षेत्र में किस संस्था के साथ काम करना है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ी, कांग्रेस का एक समय था जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक, फिर राजीव गांधी तक, फिर मनमोहन सिंह तक। उसके बाद जब पदार्पण होता है राहुल गांधी का, राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत उस परिवार में रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को कभी भी ऊपर नहीं उठाया। 2004 से 2026 तक का उनका सफ़र देखें आप, 22 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हर बार उन्होंने जो भी काम किए, चाहे मनमोहन सिंह जी पे विधेयक फाड़ के मुंह पे उनका फेंकना इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर, उसके बाद जब वो अध्यक्ष बने उनके निर्णय, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारे जितने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, आप दिल्ली से शुरू होते हैं तो हर स्टेट तक आप चले जाइए, वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से बाहर होते गए, अलग होते गए। अब सारे नेता तो गलत नहीं हो सकते ना, ये तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं गलती मूल स्वभाव में राहुल गांधी की रही, उनकी सारी रणनीति में रही
और या ये बोलें कि वो रणनीति बना ही नहीं सके, वो सिर्फ एक चाटुकारिता से घिर कर के.सी. वेणुगोपाल जैसे लोग, जयराम रमेश जैसे लोग, अन्य वहाँ जो कई कैंप चलाते हैं, वहाँ सचिन राव जैसे लोग हैं जो पेड वर्कर हैं, तो इन लोगों ने जो कई नौकरी छोड़ के आए थे, जो यहाँ तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, उनने कांग्रेस का जो बेस कैडर था, जिसको हम नेता बोलते थे, जिनके फॉलोअर थे, वो सब समाप्त हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने की वजह ये रही कि जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो अध्यक्ष के रूप में डिजर्व ही नहीं करते हैं, वो इस लायक ही नहीं कि अध्यक्ष का पदभार संभाल सकें। उनकी वजह से कांग्रेस जब से वो अध्यक्ष बने हैं लगातार गर्त में चली गई। सभी जगह कांग्रेस छोड़ के अन्य दलों में या अन्य विचारधारा में काम करने लगे। मुझे जब ये बोला गया कि जब मैंने उनसे एक बात पूछी कि आपने मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाया है कि 500 करोड़ की ज़मीन का घोटाला उज्जैन में हुआ, मैंने उनसे पूछा कि बस कागज़ होंगे, दस्तावेज होंगे, ताकि हम डिबेट में बैठते हैं तो कोई पत्रकार हमसे पूछेगा तो हम बता सके कि नहीं ये फला कागज़ है, ये आरोप हम भी फिर दबंगता से लगाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन वो ना कागज़ दे पाए, ना जवाब दे पाए, उल्टा मुझे बोलते हैं कि हम कांग्रेस से निकाल देंगे। जब मुझे ये बोला कि कांग्रेस से नोटिस दे के निकालेंगे तो मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूँ जिनके नेता अपनी बात सही साबित नहीं कर सकते, झूठ बोलते हैं। जिसको अध्यक्ष बनाया वो मुख्यमंत्री पे झूठे आरोप लगा रहा है और दस्तावेज पेश नहीं कर सका। तो ये राजनीति सोच या समझ नहीं होती है, क्योंकि वो उस अध्यक्ष पद को डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए वो उस पद के लायक नहीं, और इसलिए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और उसके बाद मेरी योग्यता के आधार पर या काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इस काबिल समझा कि मुझे काम करने का मौका दिया, मैं पूर्ण ईमानदारी से वहाँ काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। राकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपने अपने जीवन के 3 दशक यानी पूरे 30 साल कांग्रेस को, अब अचानक से आप बीजेपी में आ गए हैं। मैं जानना चाहूंगी ये सफर आपके लिए कितना कठिन रहा, ये जो पल था आपके लिए, आपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में एंटर किया, ये कितना कठिन रहा? देखिए, दो फर्क हैं कि कांग्रेस सालों से शासन करती आई थी, वहाँ सारे तरह के, आप मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो वहाँ अजगर, सांप, मगरमच्छ सब हैं। मैं उनके बीच रह के कांग्रेस में ऊपर उठ के आया। मेरे लिए वो मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस में क्षत्रपों का राज रहता है, वो कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। वहाँ आपको अपना काम खुद करना है, यानी आपका प्रदर्शन भी खुद करना है, आपको अपने आप को साबित भी खुद करना है, और आपको उस स्टेज तक जाना है तो आपको साम दाम दंड भेद सब लगाना है। लेकिन बेसिक फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी में कि वहाँ एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ आपके काम की कदर होती है। वहाँ आपको जो कांग्रेस में जिस तरीके से लोगों से संघर्ष करना पड़ता, पार्टी के ही लोगों से, वो वहाँ नहीं है। वो आज भी वहाँ एक संगठन का कैडर है, पूरी एक तैयारी के साथ, चुनाव हो या अन्य काम हो, वहाँ वो लोग एक सामूहिक रूप से उतरते हैं। लेकिन ये कांग्रेस में मैंने पिछले 30 साल में भी नहीं देखा और कभी हुआ भी नहीं। लेकिन क्योंकि वो एक समय था, एक पीढ़ी थी जो कि बहुत सारी बातों को लेकर चलती थी, पुरानी चीज़ों को लेकर कांग्रेस उसी ढर्रे पे चुनाव लड़ रही थी। तो एक समय आया कि वो लोगों ने वो नापसंद करना शुरू करा, और शायद 2000 के बाद, और उसके बाद 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद तो सारा मामला इसलिए परिवर्तित हो गया क्योंकि आज भी कांग्रेस के नेता 20 साल पुरानी सोच पे चल रहे हैं, और आज का यूथ आज का और भविष्य का सोचता है। तो वो कांग्रेस नेताओं का तालमेल आम जनता से समाप्त हो गया, वो एक वार्तालाप था वो भी समाप्त हो गया। तो उनका जो वोट बैंक था वो भी लगभग बहुत कम हो गया। इसकी वजह से वो सब जगह प्रदेशों से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तो लगभग अगले 20-25 साल तक आने की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल। राकेश जी, आपने यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है, जो कैडर बेस्ड और कैंडिडेट बेस्ड बात करी है आपने, जिसकी हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब चूंकि अभी तक आपने कांग्रेस के साथ काम किया, अब आप बीजेपी के साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठा पाएंगे, वो बड़ा प्रश्न है। देखिए, होता क्या है कि जब आप स्टडी करके कोई काम करते हैं, अगर मैं कांग्रेस में रह के डिबेट में बैठता था तो जितना मैंने गांधी जी को पढ़ा है उतना गोलवलकर जी को पढ़ा है, जितना मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है उतना मैंने सावरकर जी को पढ़ा है। लेकिन मैं जिस टीम से खेल रहा हूँ उसकी प्लस की बातें मैं बोलूँगा। पढ़ा तो मैंने पूरा है, देशभक्त सभी हैं, सभी ने देश की आज़ादी के लिए काम करा है, पर लिखा कहाँ और कैसे गया, किसका शासन था, उसने क्या लिखवाया, वो क्या छुपाया, वो मुझे मालूम है। वो पढ़ने के बाद ही मैं डिबेट में जाता था। तो आज मैंने एक भी मेरा वीडियो डिलीट नहीं करा है, मैंने जो भी बोला जिम्मेदारी से बोला, और आज इधर से मैं जो बोल रहा हूँ वो भी जिम्मेदारी से बोलूँगा, और उन बातों का जवाब मेरे पास है।
अगर कोई बहस में ले जाके आखिरी में समाप्त करता था इस पॉइंट पे, और बीजेपी का प्रवक्ता उस समय जवाब नहीं दे पाता था, आज बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मेरे पास उस बात का जवाब है, क्योंकि मैंने बराबर स्टडी पूरे इतिहास की, हिस्ट्री की और एक एक व्यक्ति की हुई है। मैं बिना पढ़े नहीं बोलता हूँ। जब मैं इतना नॉलेज रखता था तो ही मैं बहस में दबंगता से जाता था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। और मैंने 15 साल में कभी अपनी बहस में, किसी ट्वीट में अपने शब्द वापस लेके माफ़ी नहीं मांगी है। राहुल गांधी जैसे नेता अभी शिवराज जी के पुत्र से माफ़ी मांग के गए, तमाम जगह माफ़ी मांगते रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। उनके नीचे जो काम करते हैं पीए, वो बयान तैयार करते हैं और ये बयान दे के भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला। लेकिन मैं पढ़ने के बाद ही बयान देता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद उसमें बहस में जाता हूँ। तो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, तो ही मैं किसी भी जगह रहूँगा। मैं अपने नॉलेज से और सत्यवाद के आधार पर, क्योंकि देखिए देश की आज़ादी में हर व्यक्ति का बराबर योगदान है। कोई ये नहीं बोल सकता, उस समय के जितने भी नाम हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, जनसंघ के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, उनने पूर्ण योगदान उस संघर्ष में दिया है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूँ कि बहसों में हम ले जाके, बहस ऐसे जगह पे ख़त्म होती थी कि जहाँ ये लगता था कि अब कोई जवाब बीजेपी प्रवक्ता नहीं दे पाएगा। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। हत्या होने के बाद नागपुर में गोवलकर जी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जब उनको सूचना मिली कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई है, तो उन्होंने तत्काल 13 दिन का शोक घोषित करा आरएसएस में, संघ में। उस समय का जो प्रक्रिया थी, झंडा झुकाना नहीं झुकाना, वो सारी प्रक्रिया करी। तीसरे दिन उनको आके पुलिस ने पूछताछ की कि ये जो व्यक्ति है हत्या में गिरफ्तार हुआ है, वो पूर्व में संघ का कार्यकर्ता था। उनका यह कहना था कि जब पूर्व में हमारे संघ से कोई, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, ये छोड़ के जा चुका है और वहाँ उसने कोई घटनाक्रम करा है। जैसे मान लीजिए आज कोई कांग्रेस में, बीजेपी में, उसमें नहीं है और वो कोई घटनाक्रम करता है, तो उसकी जिम्मेदार वो पार्टी है, वो संगठन नहीं होता है। हुआ यही, दूसरे दिन वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। उसके बाद संघ ने 13 दिन तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शोक मनाया। ये बात कभी भी बहस में उस समय जब मैं उधर से करता था नहीं आ पाई, और मैंने इसलिए नहीं बोली कि मैं उधर से वो बात बोल रहा हूँ जिस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको पता होता है कि आज़ादी की लड़ाई में हर व्यक्ति का, हर समाज के व्यक्ति का पूर्ण योगदान एक ही था कि अंग्रेजों से आज़ादी पाना है। लीड कौन कर रहा है, ये अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद इतिहास में किसको महिमा मंडित किया गया और किसको नहीं किया गया, आपको सारी तरह की बुक्स, किताब मिलेंगी। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो सबका इतिहास मिलेगा। तो ऐसा नहीं है किसी का कम है या ज़्यादा है, सब ने बराबर योगदान दिया है और वो योगदान जनता के सामने आना ही चाहिए, और धीरे धीरे आ भी रहा है। तो ऐसा नहीं किसी का सम्मान कम होगा या किसी का आप बहुत सम्मान बढ़ा है तो कम हो जाएगा। जिनको सम्मान नहीं मिला है उनको भी वो सम्मान के हकदार है, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। राकेश जी, बात करते हैं नाराजगी की। किसी भी क्षेत्र में, खास तौर पर राजनीति की यदि बात करें, तो नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इस्तीफा सबसे आखिरी पॉइंट पर होता है, जहां पर घटना, कोई ऐसी बात या कोई घटना होती है जो दिल को बिल्कुल तोड़ देती है। तो आपके मन में पहले से ही विचार था कांग्रेस को छोड़ने का अभी हाल फिलहाल में, या फिर कोई ऐसी आखिरी घटना हुई जिसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब बस नहीं हो पाएगा, मुझे कांग्रेस से इस्तीफा देना ही पड़ेगा? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, राजनीति दिल से नहीं होती जी, राजनीति दिमाग से होती है। जो दिल से राजनीति करते हैं वो फॉलोअर होते हैं जी, वो राजनीतिज्ञ नहीं होते, क्योंकि भावनाओं का राजनीति में कोई काम नहीं होता। अगर आप जन सेवा करने निकले हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो भावनाओं को आपको हटाना पड़ेगा। अगर भावनाओं को आगे रख के आप दिल से काम करने जाएंगे तो आप हर वर्ग के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। वो देश के प्रति भी आप कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगे जो देश हित में है। उसके लिए आपको दिमाग से ही निर्णय लेना पड़ेंगे। आज परिस्थिति जो कांग्रेस की है कि राहुल गांधी जैसे नेता जो कि कांग्रेस को चलाने में सक्षम नहीं है, उनके परिवार में उनकी बहन योग्यता रखती हैं, प्रियंका गांधी, पर उनको उन्होंने आगे नहीं आने दिया। आप देख लीजिए उनको किस तरीके से समाप्त किया गया। पहले यूपी का प्रभारी बनाया, फिर आसाम का बनाया, वायनाड ले जाके पटक दिया। जब वो घर में ही न्याय नहीं कर सकते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के साथ कैसे न्याय करेंगे? कैसे वेणुगोपाल जैसे लोग, और मैं तमाम नाम आपको, हरीश चौधरी यहाँ का प्रभारी है और जीतू पटवारी तो बहुत छोटा है, ऐसे बहुत सारे लोग जो सिर्फ पैसे ओरिएंटेड, यानी पैसा लेके काम करते हैं। अभी कांग्रेस ऐसा लॉन्चिंग पैड है कि देश के किसी भी उद्योगपति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में नहीं है या कोई अपराधी है, उसको अपने आप के नेता का टेक लगाना है। सबसे अच्छा काम अभी कांग्रेस में ये है कि वो पैसे लेके टिकट ले आता है, चुनाव हार जाता है
उसके पीछे हारे हुए उम्मीदवार का टेक लग जाता है, तो वो अपने जो काम है उसकी इज्जत बन जाती है, जो समाज में इज्जत नहीं थी। सिर्फ कांग्रेस ये लॉन्चिंग पैड रह गई है। कांग्रेस कभी भी सत्ता में आने की स्थिति में अभी है नहीं और होगी भी नहीं। उसकी ये वजह है कि जो राहुल गांधी हैं, जो उनकी नीतियाँ, जो उनकी सोच है, वो एक एनजीओ चलाने की, वो एक इतना बड़ा संगठन चला नहीं सकते। और दुर्भाग्य से आप इतिहास उठा के देखिए कि हर बड़े व्यक्ति का बेटा जरूरी नहीं कि काबिल हो। अब ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़ी है जो उनमें वो काबिलियत नहीं है। जो इंदिरा जी में काबिलियत थी, जो उनके पिता में काबिलियत थी, जो संजय गांधी में जो भी बातें रही होंगी, जवाहरलाल नेहरू जी में जो थी, ये उनमें कुछ भी नहीं है। ये एक आप समझिए कि औरंगजेब जैसे थे। औरंगजेब ने क्या किया था कि अपने परिवार के सारे लोगों को मार के वो राजा बना था। इनने पूरी पार्टी को समाप्त करके चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो कभी संभव नहीं है। वो राजाओं का जमाना था, वहाँ हो गया। लोकतंत्र में संभव नहीं होता। राकेश जी, देखा जाए कांग्रेस के कई बड़े नेता फिलहाल में पार्टी छोड़ रहे हैं जी। तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कि पार्टी में ऐसा क्या गलत हो रहा है या ऐसी अंदरूनी क्या बात है जिसके कारण काफी लोग नाराज होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी चलती है तो उसमें एक सामूहिक निर्णय होता है। जी। पहले भी जो कार्य समिति होती थी उसमें एक सामूहिक निर्णय होता था। उसमें ये देखा जाता था कि कौन सा नेता चुनाव लड़ने में अच्छा है, कौन सा नेता रणनीति बनाने में अच्छा है, कौन सा बोलने में अच्छा है, कौन प्रवक्ता बन सकता है, कौन रणनीतिकार हो सकता है, ये इसको हम चुनाव लड़ा सकते हैं। उस नेता को तैयार किया जाता था। नेता एक दिन में नहीं बनता। अभी क्या हो गया है कि कांग्रेस में कितने ही नेता हैं, मैं आपको नाम नहीं ले रहा, इतने नोटंकी करने वाले हैं जो शिविर लगाते हैं, नाचते गाते हैं और वो बोलते हैं कि हम प्रशिक्षण दे के नेता बनाएंगे। अब आप वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि नेता बनाए नहीं जाते, जन्मजात पैदा होते हैं। एक्टर बनाए नहीं जाते, जन्मजात पैदा होते हैं। गायक भी जन्मजात पैदा होता है, उसको निखार सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि हम इसको फला को उठा के इससे पैसे लेके इसको शिविर में ला के हम नेता बना के, कोई फैक्ट्री होती है क्या नेता बनाने की कि वो जनसेवा करने में उसको डाल दिया और वो शुरू हो जाए? वो तो मन से निकली हुई बात होती है, उसके जीन्स में होती है, वो उसको बाय गॉड गिफ्ट होती है कि वो बोलना जानता है, वो मानवता के काम करना जानता है, वो आकर्षक है तो एक रैली अच्छी कर सकता है। ये सब चीज़ें गॉड गिफ्ट होती हैं, उसको निखार सकते हैं प्रशिक्षण से। दुर्भाग्य कांग्रेस का कि राहुल गांधी जैसे लोग प्रशिक्षण शिविर लगा के अनजान लोगों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, उनको उन शिविरों में बुला के उनको नेता बना के उन किसी को सचिव महासचिव बना देते हैं, जिनका जमीन पे कोई आधार ही नहीं है। केशव वेणुगोपाल जैसा व्यक्ति है जिसको संगठन की जीरो समझ है, वो कांग्रेस का संगठन का महामंत्री प्रभारी बना हुआ है। सारे स्टेट में कांग्रेस हार चुकी है। आप बताइए कहाँ बचे हैं? तो जहाँ बचे हैं वहाँ के लोकल नेताओं की वजह से बचे होंगे। ये शीर्ष नेताओं ने तो कोई पलीता लगाने में एक कसर नहीं छोड़ी। जी राकेश जी, बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, जहाँ पे विचारधाराओं का अंतर है, कार्यशैली का अंतर है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी में आप शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी के अनुशासन, बीजेपी की कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से मेंटेन करेंगे? देखिए, कार्यशैली ये होती है कि आपको जो काम दिया है वो आपको करना, उसमें आपको अपनी योग्यता सिद्ध करना, यही होना चाहिए। यही मैंने 50 बार कांग्रेस में बोला कि आप उनसे सीखो कि किसको क्या काम दिया, उसके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता, वो अपने काम को सिद्ध करता है। योग्यता है तो वो खुद आगे बढ़ता जाएगा, योग्यता नहीं है आप कोई भी पद दे दो। देखो, पद से प्रतिष्ठा नहीं आती, प्रतिष्ठा से पद आता है। तो ये हर जगह लागू होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अनुशासन का मतलब ये होता है कि आप किसी को परेशान ना करें, किसी के काम में दखल ना दें, उसको अनुशासन बोलते हैं। कांग्रेस में तो ये होता है कि अगर कोई काम हम करने जाएं तो गड्ढे खोदने वाले पहले कुदाली लेके सामने खड़े रहते हैं कि करके तो देखा, हमें ही काट देंगे। तो ये अनुशासन वहाँ इसलिए नहीं है, वहाँ ना कोई अनुशासन कमेटी है, ना वहाँ कोई ऐसा लीडर है कि वो सबको बिठा के बात करे। अभी आज आपने देखा होगा, वो जीतू पटवारी एक साइक्लोथॉन निकाल रहे थे सरकार के विरुद्ध, जबकि कोई मामला ही नहीं है। उसमें एक भी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ने हाथ नहीं डाला। दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अन्य नेता हो, उनने बिल्कुल उससे किनारा कर लिया। तो ये होता है कांग्रेस में। बिल्कुल। राकेश जी, एक बात ये, अब 30 सालों से आपका कांग्रेस में सफर जारी रहा जी। आपने कांग्रेस में रह करके बीजेपी के खिलाफ कई सारे बयानबाजी करी, कई सारी बातें बोली। हाँ। और अब आप उन्हीं के साथ एक मंच साझा करने वाले हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं। हाँ। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे इसे आप क्या होता है जब बहस होती है तो ऑथेंटिक बातों पे बहस होती है। मैं मूर्खों जैसी बहस कभी नहीं करता, मैं गलत आरोप कभी नहीं लगाता, कि तथ्यों पे बहस करता हूँ। तथ्यों पे जब बहस होती है तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या तथ्य रखना है जो मेरी पार्टी के हित के हैं, और क्या तथ्य मुझे नहीं रखना है जो मुझे नहीं बताना है। यह अपना IQ लेवल होता है, अपना बुद्धि का लेवल होता है।
तो मेरे लिए ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, उतना गोवलकर जी को पढ़ा, उतना ही दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ा, सभी को स्टडी करने के बाद मैं बहस में जाता। ऐसा नहीं करता था कि मैं थंब रूल जैसा आरोप लगाता रहूँगा कुछ भी। तो जिस टीम से हम खेलते हैं उस टीम को जिताने के लिए हम काम करते हैं। मकसद एक ही है कि देश की तरक्की हो, देशभक्ति के लिए काम करें। विचारधारा रास्ते बहुत हो सकते हैं, जैसे आपको राजवाड़ा पहुंचना है इंदौर में, तो रास्ते बहुत हैं। अब कौन सा रास्ता आपको ठीक लगेगा ये आपके आईक्यू पे निर्भर करता है, किससे आप जल्दी पहुंचेंगे राजवाड़ा, तो कहाँ आप जाके अपना काम ठीक कर सकेंगे। जिस रास्ते पे मैं था वो रास्ता गुमशुदा हो गया था, वो रास्ता कहीं मंजिल पे पहुंच नहीं रहा था। तो मुझे मेरी मंजिल तो तय करना पड़ेगी ना, कि मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर रास्ता वहाँ मुझे मिल रहा होता तो मैं पहले भी जो काम कर रहा था, आज मेरे काम की कीमत नहीं थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे काम को समझा। मेरा बायोडाटा क्या था, मैं विरुद्ध ही बोला ना, वही चीज़ें देखी गई पर सही बोला, तथ्यों के साथ बोला, और उन तथ्यों के मेरे पास जवाब भी थे। और आज भी मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे 2000 से ज़्यादा मेरे डिबेट होंगे, सब होंगे हैं। तो मैं वो काम करता हूँ जो सही हो, और जिसके साथ काम करता हूँ 100% करता हूँ, और उसका 100% रिजल्ट मैं देता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भरोसा करा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे अपने आप को साबित करना है तो मेरा काम ही साबित करेगा, इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी राकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बीजेपी में जाने का निर्णय ये आपका पूरी तरह व्यक्तिगत था, या फिर आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आपके समर्थकों के साथ इसे लेकर कोई रायशुमारी करी, या फिर वरिष्ठ नेताओं से किसी से आपकी बात हुई इसे लेकर? कई हमारे साथी तो पिछले 2 साल से बोल रहे थे कि यहाँ काम करना संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की जो तरीका है काम करने का, यहाँ संगठन सृजन का एक प्रोग्राम शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। शहर अध्यक्ष के लिए 10 लोगों के नाम थे, जिसमें मेरा भी था। अब हुआ है कि उसमें 11वें आदमी को ढूंढ के पैसा लेके शहर अध्यक्ष बना दिया हरीश चौधरी ने और जीतू पटवारी ने। तो जहाँ जिस संगठन में पद अगर पैसे से बेचे जाते हैं, और ये एक जिले में नहीं हुआ, सैकड़ों जिले में पुतले जले, हंगामा हुआ। जिले में आप देखें तो जिले में एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया जो आगर से चुनाव लड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं सांवेर से और यहाँ से। जिसका लेना देना था और राधेश्याम पटेल, वो घर बैठे हुए। तो इस तरह के उलझुल निर्णय इसलिए किए जाते हैं कि कुछ लोगों को खत्म करना है, कुछ को गलाना है, कुछ से पैसा छीनना है। तो जब ऐसे डकैत अध्यक्ष की और प्रभारी की भूमिका में आएंगे, और बिना राहुल गांधी की सहमति से तो हो नहीं रहा है, वो तो निश्चित है कि राहुल गांधी की सहमति है कि आप ये करो, पोटली इकट्ठी करके लाओ और मुझे दो। केसी वेणुगोपाल उसमें बीच में लिंक है। केसी वेणुगोपाल पे तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है दिल्ली में पैसा लेने की, हरियाणा चुनाव में अकाउंट में उसके पीए की 3.5 करोड़ रुपए। तो आदतन अपराधी हैं, कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेस जब पूरी तरह गर्त में चली गई है, ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे काम करना है, क्योंकि मेरा जो पद था वो पैसा कमाने के लिए मैंने कांग्रेस में पद नहीं लिया था, मैं कोई व्यापार नहीं करता हूँ उस पद से, वो पद से मेरी पहचान नहीं थी, मेरी पहचान से पद था। तो मैं काम वो करता था जो मेरे मन को ठीक लगे, जो समाज हित में हो। वो मुद्दे सारे मैंने सैकड़ों मुद्दे उठाए, वो उनका हल हुआ नहीं हुआ, वो मेरे हाथ में जितनी क्षमता थी वो मैंने किया। लेकिन मैंने मुद्दे आवाज़ सही तो उठाई, सही बात तो जनता के समक्ष रखी, उससे 1% भी फायदा हुआ होगा तो उनको राहत मिली होगी। लेकिन जिस पार्टी में अगर सिर्फ पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाए और अन्य चीज़ें हो जाए, महिलाओं का सम्मान नहीं रहे, बेइज्जती की जाए, अपमानित किया जाए, वो सब देखने के बाद आप काम कैसे कर सकते? क्योंकि वहाँ कोई आप मेरा उद्योग तो था नहीं कांग्रेस कि मुझे बहुत सारा पैसा आ रहा है, मेरी सुबह शटर खोलना है दुकान। कई लोग उद्योग जैसे चलाते हैं। हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं और यहाँ कांग्रेस के बने हुए हैं, उनके तो आप चर्चे देख लीजिए। यहाँ से उगाव नहीं चल रही, वहाँ से गुंटी लगा रखी, वहाँ से ये पैसा ले रहे हैं, उससे ये वसूली कर रहे हैं, दिन भर चलता है, कोई ठेकेदारी कर रहा है। मैं भगवान की कृपा से शुरू से सक्षम रहा, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे परिवार में 13 से 14 डॉक्टर हैं, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, तो हम इन चीज़ों में कभी गए नहीं। जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस छोड़ने के बाद मुझे शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी के अगर सम्मान इतना दिया कि आप इस लायक हो कि आप काम कर सकते हो, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि दोनों जगह पार्टी सत्ता में, मैं कांग्रेस के लिए काम करता था, मेरे में कोई हीरे मोती तो जड़े नहीं थे कि कोई बीजेपी बोलेगी कि नहीं साहब आप आओ, आपको आपके बिना काम नहीं चलेगा। सैकड़ों कर्मठ कार्यकर्ता उनके, उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो ऑलरेडी सत्ता में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी योग्यता का आकलन किया जाता है, फिर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, फिर आपको उस जिम्मेदारी पे अपनी योग्यता साबित करना बहुत जरूरी होता है।
तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना होता है आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। राकेश जी, यदि आपकी बात की जाए तो आपने कांग्रेस को उस दौर में भी देखा है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा सशक्त रही है, सबसे ज्यादा मजबूत रही है, और आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो भी आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की और स्थिति क्या हो सकती है, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते? देखिए, अभी जो जिस हालात में राहुल गांधी काम करते हैं, जी। जो उनका आईक्यू लेवल है, जो उनकी आसपास के लोग हैं, जो उन्होंने टीम बनाई है, उस हिसाब से तो बहुत जल्दी या कुछ 10-15 सालों में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उस परिस्थिति में कांग्रेस पहुंच जाएगी कि आप ये समझिए कि गिने चुने लोग मिलेंगे। हो सकता है दूसरे क्षेत्रीय दल ताकतवर हो जाएं, विकल्प के रूप में अन्य कोई विपक्ष खड़ा हो जाए, लेकिन कांग्रेस की अब संभावनाएं लगभग जीरो है, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है, कोई नेतृत्व तैयार नहीं है, जो नेतृत्व है वो फेलियर है, तो अब पॉसिबिलिटी बहुत कम बची। बिल्कुल। राकेश जी, एक बात, जब आपने कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर 30 साल तक कांग्रेस को अपना समय दिया जी, आज जब आपने बीजेपी की सदस्यता ली, उस दौरान आपके गले में जब भगवा गमछा डाला गया, तो क्या आपको एक पल के लिए भी कांग्रेस के उस झंडे की याद आई? देखिए, झंडा देश का याद रहता है जी। तिरंगे का सम्मान हम करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें चक्र है। पार्टी के झंडे सिर्फ वर्किंग करने के लिए, जैसे आप कांग्रेस के तिरंगे की बात कर रहे हैं जी, बीजेपी के आप प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। देश का एक ही झंडा मान्य होता है, वो हमारा राष्ट्रीय झंडा है। चुनाव चिन्ह तो बदलते रहते हैं। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और कुछ था, भारतीय जनता पार्टी का अलग था, फिर अलग हो गया। देखिए, किसी भी पार्टी के झंडे से आपके कार्य की क्षमता को आंका नहीं जाता। कार्य की क्षमता इस पे आके जाती है कि आप किस तरीके से जनहित के काम मुद्दों को, आपकी क्या कैपेसिटी है। जैसे कई लोग होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी कैपेसिटी चुनाव लड़ने की होती है, लेकिन वो बोलना नहीं जानते, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं। उनकी एक जनता में पकड़ होती है। कोई पार्षद का चुनाव लड़ता है, वो पार्षद का चुनाव जीत सकता है, लेकिन एक बड़े से बड़ा नेता का पार्षद का चुनाव बुद्धिजीवी लड़ने आएगा तो चुनाव हार जाएगा, क्योंकि वो जिस फील्ड में काम करता है, जो विशेष योग्यता रखता है, वो उसी फील्ड में काम कर सकता है। बीजेपी में ये है कि वो जानते हैं किसकी क्या योग्यता है, उसके अनुसार उसको वो काम देते हैं। जब अपने क्षमता के अनुसार काम मिलता है तो आप रिजल्ट बेहतर दे सकते हैं। कांग्रेस में ये कभी भी नहीं हो पाया। कांग्रेस में जो संगठन में रहता है वही चुनाव लड़ने चला जाता है। संगठन हुआ, पता लगा कोई माई बाप ही नहीं है। जो महामंत्री बना, महासचिव बना, अध्यक्ष है, खुद ही चुनाव में कूद गया। अब वो अपना चुनाव लड़ेगा या पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ेगा? तो यहाँ वो परिपाटी 2000 के बाद समाप्त हो गई। 2000 के पहले कुछ थी, लेकिन उसके बाद तो जब टिकट बेचने का सिलसिला चालू हुआ, सेल टू परचेज चालू हुआ, तो फिर वो चीज़ें समाप्त हो गई। क्योंकि कमलनाथ जी वाली सरकार भी थी, वो मात्र 6 लोगों से सरकार आई थी, 6 सीट ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था बीजेपी कांग्रेस, लेकिन फिर भी नहीं चला पाए। तो वो क्यों नहीं चला पाया, उसकी वजह यही है कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसको क्या काम देना। जैसे ही आपकी सरकार बनी, तमाम दलाल टाइप के लोग आपके आसपास आके खड़े हो गए। जो कांग्रेस के ओरिजिनल लोग थे वो दरवाजे के अंदर ही नहीं घुस पाते थे, वो बाहरी गेट पर खड़े रहते थे। वहाँ उनका गार्ड रोक देता था मंत्री का और मुख्यमंत्री का कि आप टाइम नहीं है अभी। और वो लोग जो ब्रोकर हैं, सत्ता के दलाल हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। ये बीजेपी में नहीं होता। ये जो मैंने अभी देखा है, आज मैं ज्वाइन करने गया उस पार्टी कार्यालय में, पहली बार गया, तो सबने जो अपनापन सम्मान दिया, वो क्यों दिया? वो मेरे थोपड़े की वजह से नहीं दिया, कोई मेरे चेहरे की वजह से नहीं दिया, मेरे काम की वजह से दिया। ये मैं जानता हूँ। तो जब काम को आप आगे रखते हैं और व्यक्ति की पहचान पीछे रखते हैं, तो आपको सम्मान मिलता है। कांग्रेस में इसके उल्टा होता है कि वो अपना चेहरा आगे रखते हैं कि हमारी रील बनाओ, हमारे फोटो के पीछे खड़े रहो, हमसे आगे मत जाओ। तो वहाँ आपकी वैल्यू हो नहीं पाई। वो मेरे खुद के काम की वैल्यू नहीं हो पाई। इतना काम में, अगर आप मानिए कि अगर मैं 20 साल पहले बीजेपी में होता तो शायद आज मैं कहाँ होता आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो योग्यता के आधार पर नहीं बढ़ता। खैर, जब आए जब सही। बिल्कुल। राकेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी, कार्यकर्ता, समर्थकों और मतदाताओं के बीच पकड़। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अब तक आपने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता के तौर पर इनके साथ काम किया। अब आप जब जनता के बीच में या फिर अपने समर्थकों के और कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे बीजेपी के व्यक्ति बनकर, तो किस तरीके से उन्हें अपने कार्य को लेकर आश्वस्त करेंगे आप? देखिए, मेरा काम है किसी भी चुनाव की रणनीति बनाना जी, किसी भी आरोप का जवाब देना जिसमें मैं सिद्धहस्त। मैं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मैं उसके लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता था।
उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए मेरे दो कैडर आपको पता है, जो भारतीय जनता पार्टी जिन कैडरों को लेके चलती है अलग, एक बौद्धिक कैडर होता है जी। एक आपका चुनावी कैडर होता है। बौद्धिक कैडर चुनावी रणनीति बनाने में, चुनावी उम्मीदवार को चुनाव जिताने में मदद करता है। इसलिए आज बीजेपी ने सभी जगह सत्ता हासिल की है, क्योंकि उनका एक प्लान होता है, एग्जीक्यूट होता है। जैसे एक मकान बनता है तो एक इंजीनियर उस मकान की ड्राइंग बनाता है, ठेकेदार काम करता है, मजदूर वहाँ तगारी ढोते हैं, सबका अलग अलग वर्क है, लेकिन प्लान होता है तो ही वो मकान बन सकता है। अगर प्लान नहीं है तो मकान नहीं बनेगा। कांग्रेस में हारने की वजह यह है कि वहाँ प्लान करने वाला है ही नहीं। प्लान करने वाले जो हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और जो ठेकेदार हैं और जो मजदूर हैं उनको संगठन में जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो निश्चित तौर पे वहाँ बेड़ा गर्क होना था, वो बेड़ा गर्क हुआ। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जो मेरी बात कहता हूँ, वो मैं सत्य के आधार पे कहता हूँ। आज मैंने जो भी बातें बोली, आज साइक्लोथॉन को लेकर जो चीज़ें बोली, वो सबूतों के साथ बोली कि आप ये नहीं कर पाए। तो वो उन सब बातों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी को रणनीति में सब जगह मिलेगा। वो मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ये लोग डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इनका लॉस होना है। राकेश जी, हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं ने आपके साथ अभी तक कांग्रेस के झंडे के तले काम किया है। आप जब किसी भी चीज़ का विरोध करते, आपके साथ वो विरोध करते। आप जब भी यदि किसी भी चीज़ के बारे में कहते हैं, वो उसी चीज़ को सही मानते। आज हम समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है। तो आज आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को किस तरीके से बीजेपी के बारे में जानकारी देंगे, किस तरीके से बीजेपी के लिए उन्हें बोलेंगे कि भैया अब आपको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। मुझे वहाँ कोई गुट बनाने की, समर्थक बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी उनकी टीम बनी हुई है। मेरा जो काम है वो, मुझे जो मैं कांग्रेस में कर रहा था वो काम मैं बीजेपी में कर रहा हूँ। मेरी बातों को मुझे जो बताना है, तथ्यों के साथ बताना है। चाहे मेरे समर्थक हों, साथी हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उनको अगर बात समझ में आ रही है कि ये सच है, तो वो खुद ही अपने आप को परिवर्तित करके वोट में कन्वर्ट होते हैं जी। लेकिन किसी पे भी दबाव नहीं बनाया जाता। देखिए, समर्थक इधर लेके उधर जाना और इस तरीके से दिखाना, ये वो लोग करते हैं जिनका मकसद ही सिर्फ चुनाव लड़ना और किसी भी तरीके से पद पे आना होता है। मेरा वो मकसद नहीं है, कभी भी नहीं रहा। मैं जब बीजेपी में भी शामिल हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया जा रहा है, ना मुझे इल्म था। मतलब मैं भी आश्चर्यचकित था कि जैसे ही अध्यक्ष जी ने घोषणा करी उसके साथ पद की, तो वो मेरी तैयारी नहीं थी उस समय बोलने की। आपने देखा भी होगा कि मैंने स्टेटमेंट जो दिया उसमें मेरा एज ए प्रदेश प्रवक्ता मैं तैयारी करके नहीं बोला था, क्योंकि वो मैं मानसिकता बना के नहीं गया था। मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो उन्होंने आकलन किया कि इस वक्त का सही उपयोग। देखिए, चुनाव और सत्ता और राजनीति एक रणनीति होती है। अगर हम सत्ता हासिल करेंगे तो ही जनसेवा कर पाएंगे, बहुत स्पष्ट है। और अगर हम हारने के लिए लड़ेंगे तो हम जनसेवा नहीं कर सकते। देश में लोकतंत्र के अनुसार सरकारें बनती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जनता स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप किसी काम के नहीं हैं, आप वर्स्ट हैं, आप कचरा हैं। जो जीत रहा है, चाहे वो साम दाम दंड भेद राजनीति सबको अलाउ करती है, क्योंकि आपका मकसद है जनसेवा करना। और अगर आप ये सब करके भी नहीं जीत पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको जनता आपकी नीतियों को स्वीकार नहीं करती। तो ये नतीजे पे आपकी योग्यता निर्भर करती है। राकेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये दल बदल की जो राजनीति अभी चल रही है, इसका असर आने वाले स्थानीय हुए या फिर अन्य चुनाव पर किस तरीके से इंदौर में देखने के लिए मिलेगा? और साथ ही आपको जो प्रवक्ता की, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी बीजेपी के द्वारा सौंपी गई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? आने वाले चुनाव में इनका असर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, दल बदल इसलिए होता है कि किसी भी पार्टी का, मान लीजिए कांग्रेस से कोई विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो दल बदल क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है या प्रतिपक्ष का नेता, वो योग्य नहीं है। उसकी क्षमता नहीं है कि वो विधायकों को समझा के, बांध के रख सके कि वो हमारे साथ मिलके काम करे। यानी उसका अहंकार पूरी पार्टी को खा रहा है। यही होता है। तो उसको दल बदल एक प्रक्रिया कहलाती है कि आपने यहाँ से चुनाव जीता और यहाँ छोड़ के यहाँ चले गए। वो जो चुनाव जीता है उसको काम करना है। जनता ने क्यों जिताया? कि आपको काम करके देना है। इसलिए तो जिताया नहीं कि आप राजा बन के बैठे रहो। काम करना है तो उसको पूरी पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए। प्रतिपक्ष नेता का, अध्यक्ष का नहीं मिलता है तो वो विपक्ष में रह के काम नहीं कर सकता, और उसको अवहेलना की जाती है, उसको अपमानित किया जाता है। तो उसके बाद ऑप्शन क्या है क्षेत्रीय जनता को देगी? जो पार्टी सामने उसको दिख रही है कि हम यहाँ जाके मैं काम कर सकता हूँ, वो करेंगे।
राज्यसभा का चुनाव का उदाहरण मैं देता हूँ। मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म जानबूझ के हरीश चौधरी और जीतू पटवारी ने गलती करके वो खारिज करवाया। तो उनको मालूम था कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हुए तो 10 से ज़्यादा क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और बीजेपी का जो अधिकृत कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाएगा और बेइज्जती होगी। उससे बचने के लिए ये सारा खेल तीनों ने मिलकर, प्रतिपक्ष नेता ने ये रचा। सबको मालूम है, शीर्ष नेताओं को मालूम है, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि उनको मालूम है, उनको मतलब ही नहीं है ना। उनको तो इससे मतलब है कि क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, संगठन सृजन करो, पद बेचो, पैसा ला के दो। तो कांग्रेस का बंटर ढाल हो गया जी। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी यादव, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बताया है कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी की रीति नीति में अपनी निष्ठा बताई है। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।